वेल आज के टाइम पे जो भी बच्चा आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहा है ही और शी एडमायर्स टू स्कोर 7 बैंड इन राइटिंग, स्पेशली इन राइटिंग आई वुड से, क्योंकि उनको बच्चों को लगता है कि जितने भी रीडिंग है या लिसनिंग है उनमें बैंड स्कोर करना 7 इजी है एज कम्पेयर टू राइटिंग। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं, हमारे राइटिंग में बैंड नहीं आ सकते, हम 7 बैंड नहीं ले सकते, हमारे 6 और 6.5 तक ही रह जाएंगे। तो आज मैं उन सभी बच्चों का ये जो इल्यूजन है, ये जो भ्रम है, इस चीज को दूर करना चाहूंगी। क्योंकि इस राइटिंग में 7 बैंड्स लेना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो करके प्रॉपरली आंसर देंगे और जिस तरीके से एग्जामिनर चाहता है उसके हिसाब से लिखेंगे, तो इसमें बैंड स्कोर में 7 बैंड्स लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, सो गाइज आज की जो वीडियो है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि आप कैसे अपने बैंड स्कोर स्पेसिफिकली इन राइटिंग इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्टेप्स जो मैंने आज बनाए हैं, स्पेसिफिकली 7 स्टेप्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करके अगर आप अपना राइटिंग में राइटिंग टास्क 2 लिखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और मैं ये होप करती हूँ कि आप सबके उसमें राइटिंग में स्पेसिफिकली 7 बैंड्स आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आज वो 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू गेट योर 7 बैंड्स। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप जो होता है, यू हैव टू आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आपको हर एक पार्ट जो होता है क्वेश्चन का उसको आंसर करना होता है। यूजुअली क्या होता है, जो सबसे बड़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं स्पेशली इन राइटिंग, कि फटाफट एक तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट जो है ये हमने पढ़ ली फटाफट। उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो स्टेटमेंट होती है उसकी जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट रजिस्टर नहीं होता। हम उसका आधा मीनिंग समझते हैं, ओके, एंड फटाफट क्वेश्चन नीचे स्टेटमेंट पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ा, एंड वी स्टार्ट राइटिंग आवर टास्क ओनली। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया, जब हमने ये नहीं देखा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में है, तो उससे क्या होता है, हम आंसर भी उस पर्टिकुलर पार्ट का ही करेंगे जो हमने सिर्फ पढ़ा है। ठीक है, और वो पार्ट हम छोड़ देंगे जिसमें हमारा ध्यान नहीं गया। ठीक है, अगर मैं फॉर एक एग्जांपल लेकर अगर आपको समझाऊं, जैसे यूजुअली मैं बहुत सारे बच्चों को इस एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। जैसे कि आप कह सकते हो, अगर एक टाइपिंग टास्क 2 में एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपको यूजुअली कहा जाता है कि जैसे जो आपके यंगस्टर्स हैं, दे स्पेंड देयर फ्री टाइम इन शॉपिंग मॉल्स, तो इस चीज का नेगेटिव इफेक्ट होता है एज एन इंडिविजुअल उन पर भी, एंड स्पेसिफिकली सोसाइटी एज अ होल पे भी। अब जिस बच्चे ने इस चीज को सिर्फ इतना ही लिया कि यंगस्टर जो है वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं अपने फ्री टाइम स्पेंड करने और उन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, अगर आपने वो चीज नहीं समझी कि उन्होंने नेगेटिव इफेक्ट 2 चीजों पे कहा था, एज एन इंडिविजुअल पे भी कहा था और एज अ सोसाइटी होल पे भी कहा था, तब तक आप अच्छी तरह नहीं उस चीज को आंसर कर पाएंगे। अगर आपने सिर्फ एक ही पार्ट को आंसर किया तो अगेन आपका आंसर जो होगा इनकम्प्लीट होगा। नो मैटर जितनी मर्जी अच्छी आप ग्रामेटिकल रेंज चूज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप वोकैब अच्छी चूज कर लीजिए, इट विल नॉट हेल्प यू आउट। अगर एट द एंड जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे, तो एट द एंड आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, एंड अगर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्जामिनर विल बी फोर्स्ड टू गिव यू लेस बैंड्स। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि जब भी क्वेश्चन पढ़े तो अपना जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़े, जितने भी पार्ट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको पढ़ के एंड उसका स्टेप बाय स्टेप जैसे आपका फॉर्मेट होता है अकॉर्डिंग टू दैट अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। Now, if we talk about the second step, that is you have to present a clear position. आपको अपना जो opinion है, जो अपना position है, कि वो clearly present करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका जो format होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आपका format जो है वो अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते। उससे क्या होता है कि उनके दिमाग में होता है, जैसे यूजुअली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, अब टास्क 2 की अगर, तो देयर आर 4 पैराग्राफ्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर BP1 which is main body paragraph 1, third is your BP2 main body paragraph 2, and fourth is your conclusion. Now अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह अपनी नहीं लिखी, अब इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है एज वेल एज कंक्लूजन सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट थिंग जो कि एग्जामिनर पढ़ेगा एंड कंक्लूजन इज द लास्ट थिंग जो एग्जामिनर पढ़ेगा। एंड अगेन अगर आप अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए एंड अच्छी तरह अपने एस्से को कंक्लूड नहीं कर पाए, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू हाई बैंड्स। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में एक अपना क्लियर पोजीशन प्रेजेंट कीजिए। अगर आपका ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपका एग्री है, अगर आपका डिसएग्री है, तो उसमें आपको एक क्लियर पोजीशन अपनी प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि आप
एग्रीड वाली तरफ हो, आप उसकी क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसमें फेवर में बात करोगे कि आप उसके अगेंस्ट बात करोगे। आपको दोनों में, अगर आप अगर आप एग्री कर रहे हो तो आपको कंप्लीटली एग्री करके अगर बता रहे हो तो वो आपको बताना पड़ेगा प्रॉपरली। अगर आप पार्शली कर रहे हो तो आपको वो भी क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन है क्या, आप फेवर में बात कर रहे हो कि आप अगेंस्ट बात कर रहे हो, आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रहे हो कि आप नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहे हो। एंड कोशिश किया कीजिए कि जब भी ऐसी बात होती है, स्पेसिफिकली आई वुड से इम्पार्शली, जब बच्चे जाते हैं जहाँ पे वो 50-50 करते हैं, जहाँ पे एक बीपी में वो एग्री भी करते हैं और दूसरे में डिसएग्री भी करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उन क्वेश्चंस में अगर इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं की, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट दैट जहाँ पे आपको अपना पोजीशन, अपना स्टैंड एक प्रेजेंट करना होता है इन इंट्रोडक्शन ओनली, जिसमें आप एग्जामिनर को ये चीज क्लियर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पॉजिटिव व्यू में लिख रहे हो या नेगेटिव में लिख रहे हो, आप फॉर में लिख रहे हो कि आप अगेंस्ट लिख रहे हो, सो दैट कल को जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा तो एट द एंड क्या होगा कि आपका आंसर जो होगा वो प्रॉपरली पॉइंटेड होगा। उसको पता होगा कि आगे अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वो पॉजिटिव है, तो आपको नीचे वाले पॉइंट्स जो होंगे उसको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने इसको पॉजिटिव में ही लिखा है। एंड अगर आप वो प्रेजेंट नहीं करते, अपनी क्लियर पोजीशन प्रेजेंट नहीं करते, तो एट द एंड क्या होगा, आपने फ्री हैंड दे दिया एग्जामिनर को कि वो जो है आपके जितने भी पॉइंट्स हैं आपके BP1 BP2 में, उसको वो अपने हिसाब से लेगा। कि अगर उसको कोई लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट नेगेटिव वाली तरफ ज्यादा जा रहा है तो उसमें भी ले सकता है, अगर उसको लगता है ये पॉजिटिव वाली तरफ जा रहा है तो वो उसमें भी ले सकता है। तो अगेन वो उस पॉइंट तक आप उस चीज को ना लेके जाइए, क्योंकि अगर एग्जामिनर पे छोड़ेंगे तो हमें नहीं पता कि वो किस पर्सपेक्टिव से कौन सी चीज कैसे लेगा। तो हमें अपनी तरफ से जितनी कम मिस्टेक्स हो सके उतनी करनी है, ठीक है। सो कोशिश ये कीजिए कि हमेशा इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिकली अपना एक पोजीशन जो है क्लियर रखिए, वहां पे पर्टिकुलरली एक लाइन प्रॉपर लिख लिए कि आप जो है ये जो ऐसे है, दिस ऐसे इधर एग्रीज और इधर डिसएग्रीज, या फिर आप इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें आप एडवांटेजेस बता रहे हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, आप इसके फेवर में बात कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो आप अपना जो एक पोजीशन है उसको क्लियर रखिए, ठीक है। सो दिस वाज योर सेकंड स्टेप। नाउ if we talk about the third step, that is you have to structure your essay properly। आपको अपना जो essay है उसको properly structure करना है। अब structure से क्या मतलब है कि आपको अपना format जो है उसको properly follow करना पड़ेगा। और format में क्या आ जाता है, अब ये नहीं है कि आप, अब बहुत सारे मैंने cases में ये देखा है, I don't know why people do this, but बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि आप जो है format जो है वो properly follow नहीं करते। मतलब अगर specifically अगर मैं बात करूँ आपकी advantages और disadvantages के question की, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे 4 पैराग्राफ्स की जगह 5 पैराग्राफ्स बना देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम 2 एडवांटेजेस के पैराग्राफ बना लेते हैं और एक डिसएडवांटेजेस का बना लेते हैं। या फिर कई बार क्या करते हैं, दे डू वाइस वर्सा, मतलब 2 डिसएडवांटेजेस के बना लेंगे एंड एक एडवांटेजेस का बना लेंगे। तो दैट इज नॉट ओके। आपको जो भी फॉर्मेट दिया आपको फॉलो करना है, नो मैटर व्हाट क्वेश्चन एग्जामिनर्स पुट्स टू यू, ठीक है। आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा अगर कॉजेज पूछ लिए तो हमने तो ये कॉजेज एक ही किया था, एक ही पैराग्राफ में किया था, अगर ये ज्यादा पूछ रहा है तो क्या मुझे इसमें ज्यादा आंसर करना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने फॉर्मेट फॉलो किया है, हमेशा से प्रैक्टिस किया होगा, उसी चीज को फॉलो करें। एग्जाम वाले दिन कोई भी नया एक्सपेरिमेंट जो है, माइंड यू, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, ना ट्राई कीजिए। जितना भी आपने प्रैक्टिस किया उसी प्रैक्टिस पे एक भरोसा रखिए, अपना ट्रस्ट रखिए, उसी फेथ से आप अपना जो एग्जामिनेशन है उसको भी दीजिए। वहां पे भी इसी तरीके से करेंगे तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। बट अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप स्ट्रक्चर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे आप इंट्रोडक्शन, अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाऊं तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर। आपका सिंपली टास्क 2 का जो स्ट्रक्चर होता है, देयर आर 4 पैराग्राफ्स। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2-3 चीजें जरूरी होती हैं कि आपकी जो पैराफ्रेजिंग है वो प्रॉपर की जाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते करते जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उसको ही सिनोनिम्स के तरह यूज कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है जब आप उनके सिनोनिम्स यूज करते हो, कई बार जो होता है आप अच्छी तरह उनके सिनोनिम्स प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते क्योंकि आपको क्लियर नहीं होता उनका मीनिंग। तो ऐसे केसेस में स्पेसिफिकली कीवर्ड्स के जो सिनोनिम्स हैं बिल्कुल ना यूज कीजिए। जो उनके अदर स्टेटमेंट में जो अदर पार्ट होते हैं उनके सिनोनिम यूज कीजिए एंड अपना स्टेटमेंट जो है वो आंसर कीजिए, ठीक है। पैराफ्रेजिंग इजीली कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए पैराफ्रेजिंग करते हुए कि आपका जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज इंट्रोडक्शन में अगेन जैसे मैंने सेकंड स्टेप बताया कि आपको अपनी पोजीशन वहां क्लियर करनी पड़ेगी, आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वहां होनी चाहिए। अगर किसी को भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो इससे पहले हमने इसी आपके जो एक चैनल, इसी चैनल पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, एक आप कह सकते हो प्ले लिस्ट है, जिसमें राइटिंग टास्क 1 एज वेल एज राइटिंग टास्क 2 का
जो फॉर्मेट है वो क्लियरली स्टेप बाय स्टेप 2-3 वीडियोस में आप कह सकते हो कि बहुत सारे आप कह सकते हो लिटिल पार्ट में डिफाइन किया गया। उनको मैं कोशिश करूंगी कि उसकी जो रेफरेंस है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूं इस वीडियो की, ताकि आपको हेल्प आउट हो सके। बट अगर मैं जनरली बात करूं तो देयर आर 3 थिंग्स इन योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इज योर पैराफ्रेजिंग, सेकंड इज योर थीसिस स्टेटमेंट एंड थर्ड इज योर आउटलाइन स्टेटमेंट। देन आउटलाइन स्टेटमेंट क्या होती है? सिंपली आपको बताना होता है कि जो आपका BP1 है एंड BP2 है उसमें जो आपके मेन आइडियाज है वो क्या है, ठीक है। सो वो आपको अपने आउटलाइन स्टेटमेंट जो होगी आपकी इंट्रोडक्शन में उसी में प्रेजेंट करना होगा। नाउ दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ इज योर मेन बॉडी पैराग्राफ 1, दैट इज BP1, जिसको हम शॉर्ट में BP1 कहते हैं, ठीक है। अब BP1 में मेजरली 2-3 चीजों का ध्यान रखें कि जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल को यूज करते हुए एक्सप्लेनेशन ना दें। एग्जाम्पल जो है टुवर्ड्स द एंड आएगी पैराग्राफ के, ठीक है, और बीच में जो होगी आपकी एक्सप्लेनेशन में उसमें कोई एग्जांपल नहीं आएगी। देन थर्ड अगेन पैराग्राफ इज योर मेन बॉडी पैराग्राफ 2, जिसको हम क्या कहेंगे? BP2 इन शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है और आपका जो 90% कंटेंट जो होगा उस पैराग्राफ का इट शुड बी ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। ये नहीं है कि आप उसमें क्या है आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं देन यू आर राइटिंग एन एग्जांपल एंड देन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एंड देन यू आर राइटिंग द एग्जांपल। ऐसा मत कीजिए, प्रॉपरली एक एक्सप्लेनेशन दें, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आपको एग्जांपल देनी है और एग्जांपल शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखिए, ज्यादा लंबी एग्जांपल्स जो है वो ना दें, ठीक है। नाउ एंड लास्ट पैराग्राफ इज योर कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी नया पॉइंट ऐड मत करें। जितना भी आप ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं योर BP1 एंड BP2 उसी चीज को जस्ट कंक्लूड कीजिए इन योर कंक्लूजन एंड यू शुड नॉट राइट एनी न्यू पॉइंट इन योर कंक्लूजन, ठीक है। नाउ दिस वाज योर बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हमें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस वाज योर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं तो अपने लिंकिंग डिवाइसेस जो हैं वो यूज कीजिए, ठीक है। अब लिंकिंग डिवाइसेस क्या होगी? जैसे आपके ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स आर योर लिंकिंग डिवाइसेस, तो उनको जो है आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। अब वो क्या होते हैं? आप कह सकते हो कि जो आपके आइडियाज जो आप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करते हैं, जो आप BP1 में या BP2 में जो अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं ये जो आपके ये किस चीज में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं? आपकी कोहेजन में। यू नो दे serve as a glue that binds your ideas together, that binds your sentences together in a paragraph। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें, क्योंकि अगर आपका राइटिंग टास्क देखा जाए तो जिस 4 कैटेगरीज पे चेक होता है, दैट इज योर टास्क अचीवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड इज योर कोहेरेंस एंड कोहेजन, थर्ड इज योर लेक्सिकल रेंज, फोर्थ इज योर ग्रामेटिकल रेंज। तो जो आपके सेकंड ये स्टेप कैटेगरी है दैट इज कोहेजन एंड कोहेरेंस, उस चीज को इंप्रूव करने के लिए आप हमेशा लिंकिंग डिवाइसेस, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ आपके कंजंक्शंस हो गए, आपके कनेक्टर्स हो गए, आपके जितने ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं उनको कोशिश कीजिए ज्यादा यूज करने की, बट वो भी आपको सोच समझ के यूज करने हैं। ये नहीं किया कि आपने सिर्फ हर एक सेंटेंस ही ट्रांजिशन वर्ड से शुरू कर रहे हैं। आपको पहले अपना बेसिक आइडिया प्रेजेंट करना होगा, देन जब आप उसमें और पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे तो वो आपको करने पड़ेंगे। ऐड करने के लिए फिर अलग अलग ट्रांजिशन वर्ड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप बिकॉज यूज कर रहे हो, अगर आप वेयर एज यूज कर रहे हो, आप ऑल्दो यूज कर रहे हो और येट यूज कर रहे हो, आप ऑन द वन हैंड या ऑन द अदर हैंड यूज कर रहे हो, आप फर्स्टली यूज कर रहे हो, आप लास्टली यूज कर रहे हो, ठीक है, आप सिमिलरली यूज कर रहे हो, फाइनली यूज कर रहे हो, आप थॉरोली यूज कर रहे हो, आप मोर ओवर यूज कर सकते हो, आप इन एडिशन टू यूज कर सकते हो, हेंस, दस, बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ग्लू करने के लिए, सो दैट एक ब्रिज फॉर्म हो जिससे क्या हो, एक फ्लो में आपके आइडियाज जो है वो प्रेजेंट कीजिए। एग्जामिनर को ये हमेशा ध्यान रखिए, एग्जामिनर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपके आइडियाज जो हैं एक पैराग्राफ में वो स्कैटर्ड है। अगर आप एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ भाई देखो आपके आइडियाज गलत नहीं होते, ऐसा ये आपकी रीडिंग या लिसनिंग नहीं है जिसमें आपके कोई पर्टिकुलर आंसर जो होंगे वो करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट होंगे, ठीक है, ये राइटिंग है। राइटिंग में आपका इज जस्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन योर जस्टिफिकेशंस, इट डिपेंड्स ऑन योर रीजनिंग कि आप कितनी अच्छी तरह रीजनिंग करते हैं, कितनी अच्छी तरह अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। एंड आप उस चीज को एग्जामिनर को कैसे ये समझा पाएंगे कि भाई जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने कैसे अपना आइडिया जो है वो फ्लो में रखने हैं।
अपने आइडियाज स्कैटर्ड नहीं रखने, और फ्लो में रखने के लिए आपको ट्रांजिशन वर्ड्स जो होंगे या लिंकिंग डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ताकि एग्जामिनर का जो एक कह सकते हो एक इंटरेस्ट है वो आपके जो टास्क है उसको पढ़ने में लगा है। ये नहीं है कि वो अगर BP1 पढ़ते पढ़ते वो बोर हो गए कि भाई यही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। आपको उसका इंटरेस्ट जो है एग्जामिनर का वो कैप्चर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस वॉज योर फोर्थ स्टेप। अब अगर मैं फिफ्थ स्टेप की बात करूं तो फिफ्थ स्टेप इज यू हैव टू यूज अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। अब वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आज गूगल खोले और आप एक प्रॉपरली हर एक वर्ड का आप सिनोनिम्स जो है 10-10 12-12 याद करके बैठ जाए। दैट इज नॉट द केस। वोकैब का सिंपली यहाँ मतलब है, देखिए सिनोनिम्स यूज करना इज नॉट अ बैड थिंग, बहुत अच्छी बात है, बट इतना ध्यान रखिए देयर is a positive side of this using synonyms and there is a negative aspect also। अब negative कैसे है और किन लोगों के लिए है जिनको synonyms की properly clearly knowledge नहीं होती। हम क्या करते हैं, हमने कोई भी word के synonym देखना, हमने गूगल खोला, गूगल में हमने टाइप किया कोई भी वर्ड एंड उसके बाद क्या किया, हमने उसको सर्च किया, नीचे क्या गूगल जी ने हमें 5-7 वर्ड्स जो है वो दे दिए। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब तक हम वो वर्ड को प्रॉपरली ओपन नहीं करते, अगर हम पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन नहीं देखते और वो वर्ड हमें नीचे सेंटेंसेस में गूगल यूज करके बताता है, उन्होंने एग्जांपल जब भी होती है, कभी टाइप आप क्लिक करके देखिए जो जितने भी सिनोनिम्स होते हैं उन सभी सिनोनिम्स को, तो उनकी प्रॉपर डेफिनेशन आती है एंड उसको किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज करते हैं उस वर्ड को वो भी बताया जाता है। बट हम उतना क्या लो कि ज्यादा जहमत नहीं करते और हम फटाफट जो भी सिनोनिम्स डायरेक्ट होते हैं वो याद कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम वहां क्या आ जाती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें सिनोनिम्स तो याद होते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि उस सिनोनिम को कौन से सेंटेंस में किस वे में कब और कहाँ यूज करना है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो कोशिश ये कीजिए सिनोनिम्स यूज कीजिए, हमेशा कीजिए, बट अच्छी बात है, बट आपको पहले सिनोनिम्स के मीनिंग्स क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपके मीनिंग नहीं क्लियर, आप अगर सिनोनिम्स गलत तरह यूज कर देंगे तो जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। जब सेंटेंस का मीनिंग रॉन्ग हो गया दैट मीन्स आपका आइडियाज गए और आपका टास्क गया, ठीक है। सो हमने ऐसा नहीं करना, हमने कोशिश ये करनी है अपनी वोकैब को वाइड रखिए, अपनी रेंज जो है वोकैब की वो वाइड रखिए, ठीक है। अपने जो आइडियाज होते हैं, बहुत सारे आइडियाज हमारे टास्क 2 में, मतलब कह लो कि इनफाइनाइट आइडियाज और इनफाइनाइट टॉपिक्स हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हमने हर एक मतलब एग्जामिनेशन का लेके हमने हर एक टॉपिक जो है कवर कर लिया और बहुत डीपली कवर किया, ऐसा नहीं होता। हमने बेसिक हर एक टॉपिक को कवर करना होता है, बेसिक नॉलेज हमें जरूरी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग दो सिनोनिम्स, वो फालतू के सिनोनिम्स क्रैम करने से अच्छा अपनी क्वालिटी जो है, अपनी कंटेंट जो है उस पर फोकस कीजिए, अपने आइडियाज जो है उस पे फोकस कीजिए। आप जब आइडियाज के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपके जो वोकैब है वो अपने आप एनरिच होते जाएगी, दैट विल बी एम्बेलिश ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक तो आपका कंटेंट इंप्रूव होगा और दूसरा आपकी वोकैब जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड प्लस उसके बाद अगर आप थोड़े बहुत सिनोनिम्स यूज कर लेंगे तो आई थिंक दैट इज फाइन। इससे ज्यादा एग्जामिनर को भी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज योर फिफ्थ स्टेप। If you talk about the sixth step, you have to use a range of grammatical structure correctly, ठीक है। आपको grammatical structure जो है अपना वो करेक्ट रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या आ जाता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दे टेंड टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करना इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हुए अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बिगाड़ना, दैट इज अमेजिंग थिंग। आपको अपनी पंक्चुएशंस, आपको अपने फुल स्टॉप्स उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके जो कॉमर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो कैरी करते हैं इन योर IELTS राइटिंग एग्जाम, ठीक है। अब क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अपनी ग्रामर करेक्ट नहीं रखी, बट कोशिश ये किया कीजिए कि मोस्टली सिंपल सेंटेंसेस लिखिए, कॉम्प्लेक्स थोड़े लिखिए। बट अब थोड़े क्यों लिखने चाहिए, क्योंकि अगेन या तो आपको अच्छी खासी नॉलेज है कि आप प्रॉपरली लिख सकते हैं जो आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल एरर, तो आराम से लिखिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी सी भी मुश्किल आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हो और आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स जैसे सेंटेंस होने लगते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। तो ऐसे केसेस में रिस्क ना ले किसी भी टाइप का, और इजीली क्या करें, सिंपल सेंटेंसेस लिख लें और कॉम्प्लेक्स थोड़े से अवॉइड करें, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आप अभी IELTS की प्रिपरेशन शुरू किया तो आई वुड सजेस्ट अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं एंड प्रॉपरली यूज करते हैं तो इट विल गिव यू एज इन राइटिंग टास्क 2। कहीं ना कहीं वो एज जरूर मिलता है आपको अगर
अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हैं। तो अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग उनके कैलिबर होते हैं, तो अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, अगर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में हैं तो अभी आप बस एग्जाम देने ही वाले राइटिंग का, तो उसमें आपको कह लो कि आप कोई और ट्रांजिशन में चूज कीजिए, बस अपने स्ट्रक्चर पे, अपने फॉर्मेट और कंटेंट पे फोकस कीजिए। बट अगर आप एक बिगिनर हो और आप अभी बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया अपने आइल्स की, तो पहले दिन से ही अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे वर्क करना आप इजिली स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, This was your sixth step. Now, अब second step, last step क्या आ जाता है? Your seventh step is that you have to check your essay thoroughly. जिसको हम क्या कहते हैं कि at the end आपको एक go through होना है अपने essay से, जो आपने essay लिख दिया एक बार में, ठीक है, कि आपने जैसे properly essay लिख दिया, आपने within time limit जो है वो complete कर लिया, but उसके बाद इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपने at the end एक proof reading जो है वो जरूर करनी है। ठीक है, अब proof reading में क्या करना है, आपने कहीं ना कहीं 2-3 मिनट पहले अपना जो टास्क है वो वाइंड अप करना है, सो दैट एट द एंड आपके पास थोड़ा टाइम बच जाए, जिसमें आप क्या करें कि अपना जो भी ऐसे लिखा है आपने उसको प्रॉपर्ली चेक कीजिए कि मैंने क्या सभी क्वेश्चंस को आंसर किया है, सभी पार्ट्स जो है क्वेश्चन के उनको आंसर किया है, क्या मेरे कोई सेंटेंस में तो नहीं कोई गड़बड़, मेरे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं गलत, ठीक है, क्या मेरा जो पैराग्राफ्स है उनमें एक मैंने प्रॉपर डिमार्केशन की है, उनमें लाइन छोड़ी है, जिससे प्रॉपर एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा ये इंट्रोडक्शन है, ये BP1 है, ये BP2 है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, प्रॉपरली वो किया है कि नहीं किया, आपने एग्जाम्पल अच्छी तरह प्रेजेंट की है कि नहीं की, आपने अपना ओपिनियन जो है इंट्रोडक्शन में वो प्रॉपरली प्रेजेंट किया है कि नहीं किया। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस चीज को चेक करने के लिए एट द एंड आपको लास्ट में जरूर ध्यान रखिए कि एट द एंड आपको ये चीज चेक करो कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी एट द। तो जब आप मिस्टेक्स चेक करोगे, आपको खुद एक एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से जब अपना पूरा ऐसे जो लिखा होगा उसको पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो खुद आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये 7 स्टेप्स फॉलो करके बड़े इजीली आप अपने बैंड स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, 7 बैंड्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप में समझने में प्रॉब्लम आई हो, या कोई भी चीज को जो ना समझ आई हो, अगर कोई भी डाउट है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपको आंसर करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, एंड आई होप आपको ये चीज आज की वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, एंड आपके आईएलटीएस के जो राइटिंग टास्क के बैंड्स हैं वो इस चीज से इम्प्रूव हो। ठीक है, सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।